हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके सामने जॉन मिल्टन की बात करेंगे और जॉन मिल्टन के थोड़ा सा अपन लाइफ को देखेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद इनके पैराडाइज लॉस्ट के अलावा जो हमारे सिलेबस में एक पोएम है जो कि है आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, या जिसको कहते हैं कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, उसकी बात करेंगे। ठीक है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर की भी बात करेंगे। तो बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, जिनमें से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी एलटी ग्रेड की, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपके साथ जो है जितने भी वर्क्स हमारे सिलेबस में हम सभी को बारी बारी से डिस्कस करते चल रहे हैं। उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो कोशिश ये करिए कि पहले, क्योंकि वीडियो से पहले ही हम आपको पीडीएफ दे देते हैं, तो पीडीएफ पहले पढ़ लिया कीजिए। उसके बाद जब वीडियो देखेंगे तो फ़ायदा उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए। तो अगर हम जॉन मिल्टन की बात करें, ये आपके सबसे पहले जो ये जिस नाम से जाने जाते हैं, इनको हम लोग बिलेटेड एलिजाबेथन कहते हैं। बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो गुण पाए जाते हैं ना, इनकी राइटिंग में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैच करती हैं किससे? एलिजाबेथ एरा से। और क्योंकि एलिजाबेथ का जो एरा है वो 1603 में ख़त्म हो गया था क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के साथ में, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 1608 है, सभी जानते हैं। तो क्योंकि ये उस एरा के बाद जन्मे, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उन्हीं को उन्होंने फॉलो किया, इसलिए इनको बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है। ठीक है, इनकी थोड़ी आप लाइफ को डिस्कस कर लें। बर्थ कब हुआ? 9 दिसंबर 1608, ब्रेड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन, इंग्लैंड में। ठीक है। डेथ नवंबर 8 1674 में, एज्ड 65, बन हिल, लंदन, इंग्लैंड में। पेरेंट्स कौन है इनके? फादर हैं जॉन मिल्टन, मदर हैं सारा जेफरी। एजुकेशन सेंट पॉल्स स्कूल, लंदन। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, क्राइस्ट कॉलेज। ठीक है, कैम्ब्रिज। अब वो 1642 में ये पहली शादी करते हैं। वक्स की अपन नीचे बात कर लेंगे, अभी तो खाली इनका थोड़ा सा इंट्रो ले रहे हैं अपन लाइफ का। 1656 में दूसरी शादी करते हैं, 1663 में तीसरी शादी करते हैं। ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं, क्रम से ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले पहले मेरी पावेल है, फिर कैथरीन उडकॉक है, और उसके बाद में एलिजाबेथ मिंशेल है। ठीक, चलिए। ऑक्यूपेशन क्या है इनका? बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट हैं, पम्फलेटियर हैं, हिस्टोरियन भी हैं, सिविल सर्वेंट के तौर पर भी इन्होंने काम किया कॉमनवेल्थ एरा में ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है, ये इनका इंट्रोडक्शन है। इसमें देखिए पोएट तो ही है, वो अपन सब जानते हैं। पम्फलेटियर क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि जब वो, आप ये समझिए कि 1642 में जब वो सिविल वॉर शुरू हुआ है बिटवीन कॉमनवेल्थ और चार्ल्स फर्स्ट के बीच में, तो इन्होंने बहुत सारे पम्फलेट लिखे इन सपोर्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये प्यूरिटन भी थे, प्यूरिटन कॉज को सपोर्ट भी करते थे, हिस्टोरियन भी थे ये। ठीक, सिविल सर्वेंट भी रहे। इसमें कॉमनवेल्थ जब रिजीम आई है 1649 से लेकर के 1660 तक, तो ये उसमें एक अहम पद पे है, फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर। ठीक है, इसलिए उनको सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है। अंडर क्रॉमवेल, क्रॉमवेल वही थे जिन्होंने जो है अगुवाई की थी पार्लियामेंटेरियन की, जिनको आप प्यूरिटन्स भी कहते हैं। इन्हीं ने 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को पहले बिहेडेड कराया, उसके बाद अपनी जो है सरकार बनाई, जिसको कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया इनका। अब उस पोएम की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। इसका एक और नाम क्या है? सोनेट 19। एक और नाम क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये रहा वो। ठीक, सोनेट ये 19 हो गई। तो ये तीन नामों से जानी जाती है पोएम। इसमें जो है पोएट क्या दर्शाते हैं आपने पढ़ी होगी, लगभग सभी ने इसको पढ़ा भी है, इसके बारे में सुना भी होगा, कि इसमें जो पोएट हैं वो अपने अंधे हो जाने पर को मौर्न करते हैं कि कैसे मेरे अंदर जो टैलेंट है पोइटिक
मैं इसका यूज़ कैसे करूँगा जबकि मेरी आँखों की रोशनी चली गई है। ठीक, एक तो ये पॉइंट है इनका। दूसरा पॉइंट है वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अगर मेरी आँखों की रोशनी चली गई तो मेरे अगर मैं कुछ लिखूँगा गॉड के लिए या उनको जो है कुछ डेडिकेट करूँगा तो क्या उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा? ये भी उनके अंदर सवाल है। और एक अजीब सी कश्मकश में जो है रहते हैं ये कि क्या करूँ क्या ना करूँ। अच्छा, ये जब 44 साल के थे तभी इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। 44 साल के हिसाब से ये सन जो बनता है इनका 1652। अगर आप वो 1608 में 44 को जोड़िए तो 1652 बनेगा। तो 44 साल की उम्र में 1652 ईस्वी में जब ये 44 साल के हुए तो फिर ये बेचारे अंधे हो गए। क्यों? क्योंकि ये लेट नाइट स्टडी बहुत करते थे, लेट नाइट स्टडी। और अब उस टाइम तो जानते ही हैं कहाँ उस टाइम रोशनी वगैरह हुआ करती थी, क्योंकि हमें पता है कि बल्ब का जो आविष्कार है वो करीब 1872 के आसपास आपके थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। उससे पहले कहाँ कुछ था। मोमबत्ती हो गई या लालटेन हो गई, लैंप हो गई, चिराग हो गए, दीपक दिया हो गया जो अपने यहाँ चलते थे, है ना। वो तो फिर 1872 के बाद से फिर ये लाइटिंग वगैरह शुरू हुई है। तो उससे पहले जितने भी आपको जो भी स्कॉलर या राइटर पोएट ऑथर मिलेंगे ना तो सब उन्होंने ऐसे ही मेहनत करके बहुत जो नॉलेज पाई है वो अपनी आंखों को झोंक करके पाई है, ये समझिए। अब इनकी एक कमजोरी कह लीजिए या वो तो देखिए डेस्टिनी है, जो होना होता है तो हो ही जाता है। तो ये बेचारे उसी दौरान अंधे हो गए। अच्छा, डॉक्टर्स ने इनको कई बार वार्न किया था कि थोड़ा लेट नाइट स्टडी कम करिए, लेकिन क्योंकि ये इंग्लैंड के कॉज के लिए बहुत आगे रहते थे, इंग्लैंड के कॉज के लिए प्योर पैट्रियट थे, प्योर पैट्रियट, प्योर प्यूरिटन। तो उसकी वजह से अपने देश को किसी बुरे हाल में जाते हुए नहीं देख सकते थे। तो ये लगे ही रहते थे, लगे ही रहते थे। कभी भी कोई अच्छा इंग्लैंड की तरफ थे भी। और एक बार जब वो एक्ट आया कोई कि जिसमें प्रेस की आज़ादी को जो है रोक दिया गया कि नहीं कुछ भी प्रिंट होगा तो उससे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंसिंग एक्ट आया था, उसके खिलाफ भी इन्होंने लिखा था। ठीक है। एरियोपेजिटका नाम से 1644 में एरियोपेजिटका नाम का वर्क है इनका। 1644 में इसमें इन्होंने उसी एक्ट के खिलाफ लिखा था। ठीक है। तो फेवर में भी थे लेकिन गलत होते हुए भी नहीं देख सकते थे, ना तो देश के साथ ना देशवासियों के साथ, दोनों बात थी। ठीक है। चलिए, तो ये इनका थोड़ा सा इंट्रो था। अब हम आते हैं पोयम में ये क्या चाहते हैं, समझेंगे बहुत अच्छे से, ध्यान से देखिएगा। When I consider how my light is spent, जब मैं ये सोचता हूँ ना कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, कैसे मैं अंधा हो गया। लाइट इज स्पेंट, लाइट खर्च हो गई मतलब है ये। लेकिन क्योंकि अब आंखों की रोशनी खर्च तो नहीं कर सकते ना अपन, मतलब वो चली ही गई, अंधे हो गए बेचारे। तो करेंगे मैं जब सोचता हूँ कि मैं अंधा हो गया हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं इस इन हाफ माई डेज, आधी ही जिंदगी में मैं अंधा हो गया। और ये जो अंधापन है मुझे, इस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मुझे इस विस्तृत संसार में और अंधकारमय संसार में और अंधेरे में करके चला गया है। अब अंधकारमय संसार क्यों कहा कि हर तरफ जो है वो मोनार्की थी, बस जो राजा का मना रहा है वो हो रहा है, देशवासियों का प्रजा का किसी को कोई ख्याल नहीं है। तो ये वही बात इन्होंने कही है कि इस अंधकारमयी दुनिया में और विस्तृत दुनिया में जो इतनी बड़ी है, मैं इस अंधेपन में कैसे गुजारा करूंगा, क्या करूंगा। जो मेरे अंदर पोएटिक टैलेंट है मैं उसको कैसे यूज़ करूंगा, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी कशमकश सी चल रही है और दिमाग जो है, मस्तिष्क या ब्रेन जो है वो पूरी तरह से उथल पुथल केओस का शिकार हो चुका है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और वो टैलेंट जो मेरे साथ मेरे मरने के बाद लॉस्ट पड़ा रहेगा, कैसा, यूजलेस, अनुपयोगी। करे मेरे अंदर जो टैलेंट है, अब मैं अंधेपन की वजह से शायद उसका यूज न कर पाऊँ तो जब मरूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। दो, जबकि माई सोल, मेरी जो आत्मा है ना, मोर बेंट, वो तत्पर है टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने बनाने वाले की सेवा करने के लिए, देयर विथ, इस टैलेंट से। ठीक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपनी सच्ची श्रद्धा प्रकट करने के लिए, पेश करने के लिए मेरी आत्मा, मेरी अंतरात्मा और मैं खुद बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है जिसने मेरे पूरी चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा कर दिया है। ये देखिए जो वन टैलेंट है ना, ये बाइबल का एक पैरेबल है।
ये क्वेश्चन भी आपके एलटी ग्रेड में आया था अभी प्री में, अभी 2025 में जो आपने दिया होगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए कि बाइबल पैरेबल है, बाइबल से लिया गया है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ये अपन ने कर लिया कि जो मैं हूँ और मेरी जो आत्मा है, मेरी अंतर आत्मा है, वो दोनों जो है तैयार हैं कि इस टैलेंट से हम अपने बनाने वाले निर्माता की, क्रिएटर की, गॉड की, अल्लाह की, भगवान की सेवा करें। लेकिन मजबूर हो गया हूँ मैं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। रिटर्निंग यहाँ ये वो समय की बात की गई है जब हमारा हिसाब किताब होगा ऑन द लास्ट डे, जजमेंट डे। ठीक, जब पूरी दुनिया के एक एक इंसान का हिसाब होगा कि आपने क्या किया दुनिया में, तो ये उस दिन को याद करते हैं और कहते हैं कि लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डांटा जाए उस क़यामत के दिन या हिसाब के दिन जब मुझे वहाँ पेश किया जाए कि तुमने जो टैलेंट तुम्हें दिया गया था उसका तुमने क्या यूज़ किया, तो मैं क्या बताऊंगा कि मैं अंधा हो गया था इसलिए। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, क्या भगवान उन कामों को सिर्फ पसंद करता है जो रोशनी में किए जाए, और जो लाइट डिनाइट, जिनकी आंखों में रोशनी ही नहीं है, अगर वो कोई काम करें तो क्या उनको वो पसंद या स्वीकार नहीं करेगा? आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण सवाल पूछता हूँ। बट पेशेंस, लेकिन मेरे इस सवाल को सुन करके ना मेरा जो पेशेंस है, मेरा जो धैर्य है, मेरी जो कॉन्शियंस है, वो जवाब देती है टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मेरे इस आलाप को। मरमर वैसे क्या होता है? फुसफुसाना, है ना? ये खुद से ही फुसफुसा रहा है, खुद से धीरे धीरे पूछ रहा है कि क्या ऐसा होगा, मुझे डांटा जाएगा, या ऐसा है कि जिनकी आंखों में रोशनी है या जो देख सकते हैं सिर्फ उन्हीं के कामों को स्वीकार किया जाएगा, और लाइट डिनाइड, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है उनके कामों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। या देखिए, इसका एक और अर्थ ये हो सकता है कि क्या सिर्फ वो काम ही स्वीकार किए जाएंगे जो दिन की रोशनी में किए जाएं, और वो काम अस्वीकार कर दिए जाएंगे जो रात के अंधेरे में किए गए। है ना? तो दोनों सेंस हो सकते हैं, लेकिन पहला वाला सेंस ज़्यादा अच्छा है कि जो देख सकते हैं क्या उन्हीं के कामों को स्वीकार किया जाएगा, और जो नहीं देख सकते उनके कामों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो करेंगे, ये बात मैं पूछता हूँ क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं करूँ क्या, बेविल्डर्ड हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मेरी अंतरात्मा या जो मेरा धैर्य है ना, वो मुझे और मेरे इस मरमर को, मेरे इस फुसफुसाने को, अलाप को, रोने धोने को रोकने के लिए सून रिप्लाइज, जवाब देता है। जवाब सुनिए, क्या गजब जवाब है। गॉड गॉड डज नॉट नीड इधर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, के ईश्वर को, गॉड को किसी भी आदमी के काम की जरूरत नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं है। और हिज ओन गिफ्ट्स, या उन गिफ्ट्स की भी जरूरत नहीं है जो उसने हमें दिए हैं। यानी आंखों की रोशनी गिफ्ट है, कानों का सुनना गिफ्ट है, जो भी इंसान के अंदर मौजूद है या पूरा इंसान वो खुद गिफ्ट है पूरा का पूरा। है ना? तो करे उसको जरूरत नहीं है भाई, उसके पास खुद इतने एंजल्स और फरिश्ते लगे हुए हैं कि उसके एक इशारे पे वो सातों जमीनों आसमान एक कर देते हैं। कहीं भी कोई भी काम होता है उसके कुन कहने पे काम हो जाता है। आपने ए आर रहमान साहब का एक गाना सुना होगा, कुन फयकुन। है ना? ये वही कुन है। कुन का मतलब होता है हो जा, और वो काम हो जाता है। तो कह रहे हैं कि भगवान को, गॉड को जरूरत नहीं है भाई, बल्कि क्या ज़रूरत है, या वो किनको सबसे अच्छा मानता है। कह रहे हैं कि कोई काम करे ना करे उससे उसके अच्छे या बुरे होने की दलील नहीं है, वो कोई आर्गुमेंट नहीं है कि तुमने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। बल्कि असल बात क्या है कि हु बेस्ट, वो लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। हु बेस्ट, जो सबसे अच्छे तरीके से बियर हिज माइल्ड योक, उसके द्वारा दिए गए सुखों को, दुखों को बर्दाश्त करते हैं, बियर करते हैं। ये था गजब जवाब उसका कि हु बेस्ट बियर हिज योक, जो उस ईश्वर भगवान अल्लाह के द्वारा दिए गए सुखों को, दुखों को बर्दाश्त करते हैं, उसी के उसको सहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो लोग असल में सर्वश्रेष्ठ हैं। वो सबसे अच्छा काम दुनिया में करते हैं जो क्या करते हैं? सब्र करते हैं, धैर्य रखते हैं। ठीक है, धैर्य रखने से क्या मतलब है कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो वो ये सोचते हैं कि नहीं, कुछ अच्छा भी होगा। है ना? अच्छा, एक और इन्होंने क्या लॉजिक दिया या क्या आर्गुमेंट दिया कि हिज स्टेट इज किंगली, उसकी जो स्टेट है ना, किंगली, राजाओं से कहीं बढ़कर राजा किस,
उसमें है कि वो जब कहता है ना तो राजा को कहने में, उसकी बात मानने में तो समय लगता है, लेकिन उस वो जब गॉड कुछ कहता है तो उसका काम चुटकी बजाने से पहले हो जाता है। हम कहते हैं कि ना ये तो चुटकी हो जाए तो हो जाएगा, वो चुटकी बजाने से भी पहले हो जाता है वो। तो उसकी बात ही अलग है। तुम ये जो रोना धोना कर रहे हो सब बेकार है, खाली उसने जो तुम्हें ये तकलीफ दी है ना, अगर तुम इसको अच्छे से बर्दाश्त कर ले गए, बियर कर ले गए, तो बस समझो कि तुमने सर्वश्रेष्ठ सेवा की है ना। Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest, और हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते एंजल्स उसके एक बिडिंग, एक इशारे पर, एक आज्ञा पर, हुक्म पर क्या करते हैं, उसके काम में डट जाते हैं। पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, समंदरों को, जमीनों को एक कर देते हैं एक इशारे पर। तो कह रहे फिर इंसान की क्या वैल्यू है, क्या ज़रूरत है वहाँ पर। इंसान से कहा जाएगा, फिर वो अपना इंसान होने का दिखाएगा कि नहीं मैं इंसान हूँ, है ना। यही होता है ना आजकल, कि अगर हमारे पास ज़रा सी भी प्रॉस्पेरिटी आ जाए तो हम फिर किसी को कुछ नहीं समझते। इवन वी कैन नॉट थिंक देयर इज़ अ गॉड एनीवेयर इन द वर्ल्ड और इन द यूनिवर्स और बियॉन्ड। वी थिंक ओनली वी आर हेयर, बल्कि वी शुड यूज द वर्ड आई, which shows the arrogance of a man, of man, not we. We is a humble word, but I is a arrogant word, full of arrogance. जैसे कि यहाँ पे आप दोहा ध्यान रखिए कि जब मैं था हरि नाही, जब हरि है तो मैं नहीं। जो बहुत से लोग इसको समझने में थोड़ा सा कहते हैं मैं था और हरि नहीं। अब मैं का यहाँ पे मतलब इंसान खुद को नहीं कह रहा है, बल्कि मैं का मतलब है घमंड, एरोगेंस। कि जब तक मेरे अंदर घमंड था ना तो हरि नहीं थे, यानी भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर नहीं थे। बल्कि जब हरि आए तो फिर मैं नहीं था, यानी जब वो भगवान मुझे मिल गए तो मेरे अंदर का घमंड ही खत्म हो गया, एरोगेंस ही खत्म हो गया। बड़ी फिलॉसफी है इन छोटे छोटे दोहाज में, इन जिसको हम शेर व शायरी कहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें आपको मिल जाएंगी। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और सुनो कि वो लोग भी सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, जो वहाँ सर झुकाए खड़े हुए हैं कि हमारी बारी कब आएगी। मतलब इतने एंजल्स, इतने फरिश्ते, अनकाउंटेबल, जिसको गिना ही नहीं जा सकता, इतने हैं। तो फिर एक इंसान, तुम्हारी हमारी क्या वैल्यू है उसके सामने, कि हम रोए धोएं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। बस तुम्हें करना क्या है, कि या किसी भी इंसान को क्या करना है, कि जो उसको जो भी दुख, जो भी परेशानी मिल रही है, तो उसको वो अपना एग्ज़ाम समझे कि ये मेरा टेस्ट लिया जा रहा है। जैसे एक बार हाँ, युधिष्ठिर का टेस्ट लेने आते हैं कौन, यमराज। कि उनके बारे में सुन रखा था कि ये बड़े जो है बुद्धिमान भी हैं और इंसाफ पसंद हैं, न्याय करते हैं, अन्याय नहीं होने देते हैं। तो यमराज जो है वो यक्ष का रूप लेकर के आए। या आप 10th में कभी देखिएगा तो एक वर्क है, द इंचेंटेड पूल, वो राइटर का नाम नहीं ध्यान आ रहा है। तो उसमें यक्ष बन के जब आते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि पूर्व पांडव, यानी आपके युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, पांचों जो है वो जा रहे हैं शिकार पे। बड़ा जंगल छान मारा, शिकार नहीं मिला, प्यास लगाई। तो पहले नकुल सहदेव को भेजा जाता है, या कोई शायद एक जाता है कि जाओ जरा पानी की खोज करो, बताओ कहीं हो तो पिया जाए। वो जाता है, नहीं आते हैं, बहुत काफ़ी देर हो जाती है। फिर दो और जाते हैं, वो भी नहीं आते हैं। तो अब युधिष्ठिर सोचते हैं कि हुआ क्या, ये जा रहे हैं मगर लौट के नहीं आ रहे हैं। तो जब ये स्वयं जाते हैं तो जा करके देखते हैं कि सब वहाँ मरे हुए पड़े हैं, तालाब के पास जहाँ पानी था। अब जब ये सब पहुंचे थे ना, अर्लियर हुआ क्या था कि यक्ष जब ये पानी पीने उतरते थे तो उन्हें वार्न करता था कि डोंट ड्रिंक द वाटर विदाउट गिविंग आंसर्स टू माई क्वेश्चंस, और विदाउट हीडिंग माई वर्ड्स, या मेरे शब्दों पर बिना ध्यान दिए पानी मत पीना, या मेरे सवालों का जवाब देने से पहले पानी मत पीना। मगर ये सब के सब बात ही नहीं सुनते। प्यास इतनी जोरों की लगी थी, पानी पीने के लिए तालाब में उतर जाते हैं। तो बस यक्ष उनको मार देता है। अब जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो बड़ा उनको दुख होता है कि बताओ क्या हुआ, ये मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, किससे क्या कहूंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो भी प्यास से मजबूर होकर के क्या करते हैं, पानी पीने को उतरने लगते हैं तालाब में। तो को आवाज़ उनको सुनाई देती है, डू नॉट ड्रिंक द वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, पानी को हाथ भी मत लगाना बिना मेरे सवालों का जवाब दिए।
तो युधिष्ठिर युधिष्ठिर थे, वो समझ गए कि ये यक्ष की आवाज़ है जो इस तालाब का मालिक है। तो वो बोलते हैं युधिष्ठिर की, बताओ क्या सवाल है तुम्हारे, पहले मैं जवाब दूंगा फिर पानी पीऊंगा। तो बहुत सारे सवाल पूछता है। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, तो जवाब देते हैं कि माइंड है। फिर पूछते हैं कि व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा यान, तो कहते हैं अर्थ है। बहुत सारे सवाल पूछता है तो उसके जवाब वो देते जाते हैं। फिर आखिर में जब खुश हो जाता है कि बोलता है कि मैं तुम्हारे जवाबों से बड़ा प्रसन्न हुआ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तथास्तु बोलता होगा। तो वो कहते हैं कि हम्म, शायद नकुल या सहदेव में से किसी एक को जो है, कहते हैं कि इनको जिंदा कर दिया जाए। तो यक्ष कहता है कि ये क्या बात है, तुम अपने सगे भाई को क्यों नहीं जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। तो जवाब देते हैं युधिष्ठिर कि नहीं, ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन जो मेरी दूसरी माँ जैसी है मादरी, उनका जो ये नकुल या सहदेव जो बेटा है, अगर वो दोनों में से एक भी ना रहा तो उनको ज़्यादा दुख होगा, और मैं हूँ तो मेरी माँ को कम दुख होगा। तो इस बात से वो समझ जाता है कि वाकई में क्वालिटी है आदमी के अंदर। यहाँ पर भी उन्होंने जो है स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय के तराजू को नहीं छोड़ा, और वो सभी को जिंदा कर देता है और सब खुशी खुशी घर आ जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए, बात काफ़ी लंबी हो गई। हाँ, तो ये जो लास्ट लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी वहाँ अपना नंबर लगाए हुए हैं कि मेरा बारी आए तो मैं भी ईश्वर की खिदमत करूँ, उसकी सेवा करूँ, उसको सर्विस दूँ, है ना। तो करेंगे, टेंशन मत लो, जो तुम्हें तकलीफ मिल रही उसको बर्दाश्त करो। दिस इज द बेस्ट वे टू शो योर सेल्फ द बेस्ट सर्वेंट्स ऑफ गॉड। बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अब अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, एक डिस्कस कर लेते हैं, फिर 2 जो बचेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, अगर टाइम होगा तो देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, हाउ डज मिल्टन ने किस तरह यूज़ किया है सोनेट फॉर्म को टू एक्सप्रेस हिज पर्सनल स्ट्रगल, अपने पर्सनल संघर्ष को दिखाने के लिए, विथ ब्लाइंडनेस, अंधेपन से, इन व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑन इज ब्लाइंडनेस भी हो सकता है इस टाइटल की जगह पे, या सोनेट नंबर 19 हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। संघर्ष को बताना है इनके पर्सनल, कि उन्होंने संघर्ष को दिखाने के लिए सोनेट फॉर्म को कैसे यूज़ किया है। चलिए, इन व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब इस व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट सोनेट में, ऑल्सो कॉल्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन यूजेस द पेट्रार्कन सोनेट। जॉन मिल्टन ने पेट्रार्कन सोनेट का यूज़ किया है, फॉर्म या सोनेट फॉर्म का यूज़ किया है टू एक्सप्रेस हिज पर्सनल स्ट्रगल, अपने व्यक्तिगत संघर्ष को दिखाने के लिए, विथ ब्लाइंडनेस, अंधेपन से, एंड हिज जर्नी टुवर्ड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस टू गॉड, और अपनी उस यात्रा के बारे में बताने के लिए जो वहाँ पर उन्हें एक गहरी समझ मिली, ऑफ सर्विस टू गॉड, ईश्वर की सेवा करने के लिए। पहले क्या समझते थे कि मैं जब कुछ करूँगा तभी जो है मुझे कुछ इनाम मिलेगा, लेकिन पता क्या चला कि नहीं, जो तकलीफ़ें तुम्हें मिल रही हैं ना, जो खुशी मिल रही है, उसमें गॉड को मत भूलो, उसको बर्दाश्त करो, तो तुम्हारी सबसे अच्छी सर्विस मानी जाएगी। तो ये इनको पता चलता है। इन द ऑक्टेव, जैसा कि अपन जानते हैं कि जो पेट्रार्कन सोनेट है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा। उसमें एक जो है ऑक्टेव होता है, क्या होता है भाई, ऑक्टेव, ठीक है, और एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव में 8 लाइन होती हैं, सेस्टेट में 6 लाइन होती है। ठीक, 8 से 14 सोनेट हो गई। इसमें कोई एक प्रॉब्लम बताई जाती है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है, स्ट्रगल होती है, और जो ये है ना 6, ये जो है वो उसका सोल्यूशन बताती है। और ये 6वीं लाइन, यानी 8 के बाद जब 9वीं लाइन लगती है सेस्टेट की, तो उस 9वीं लाइन में वोल्टा आता है, चेंज इन थॉट आता है। ठीक, वोल्टा किस में आता है, 9वीं लाइन में, का किस किस तरह की सोनेट में, पेट्रार्कन सोनेट में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इन द ऑक्टेव में मिल्टन मॉन्स दैट हिज लाइट इज स्पेंट। मिल्टन मौन करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, रोते हैं, गाते हैं, रोते हैं, गाते तो नहीं हैं, कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। मीनिंग, इसका मतलब यह है कि ही हैज़ लॉस्ट हिज साइट, वो अंधे हो गए हैं। ही फियर्स दैट, उन्हें डर लगता है कि हिज वन टैलेंट, जो उनके अंदर ये क्षमता थी ना, दक्षता थी पोइट्री लिखने की, अ रेफरेंस टू द बिब्लिकल पैराबल, जो कि एक बिब्लिकल पैराबल का रेफरेंस है,
ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हमने बताया आपको अभी हाल फिलहाल इंटीग्रेट के प्री में आपसे। इज नाउ यूजलेस, वो कैसी है, यूजलेस हो गई है ना, अब कोई अनुपयोगी है मेरे पास क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ। दिस क्रिएट्स एनजाइटी दैट ही कैन नॉट फुलफिल इज ड्यूटी टू सर्व गॉड। ये उनके अंदर एक ऐसी एनजाइटी या उलझन को पैदा करती है और वो सोचते हैं कि अब मैं बताओ अपने गॉड की सर्विस नहीं कर सकता हूँ, सेवा नहीं कर सकता हूँ। हिज इमोशनल कन्फ्लिक्ट पीक्स इन द क्वेश्चन, उनका जो इमोशनल कन्फ्लिक्ट है ना, संघर्ष है जो, वो पीक पर पहुंच जाता है इस सवाल में कि डज गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, क्या ईश्वर को सिर्फ उन लोगों के काम पसंद है जिनकी आंखों में रोशनी है, और लाइट डिनाइड उनके काम पसंद नहीं है जो अंधे हो चुके हैं, जिनकी रोशनी चली गई है। अ मोमेंट ऑफ डाउट एंड डिस्पेयर, ये दिखाता है उनके एक पल के डाउट, संदेह को, और डिस्पेयर और दुख को। द वोल्टा, फिर वोल्टा आता है नवी लाइन में, अकर्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेस्टेट, सेस्टेट की शुरुआत में ही। हेयर पेशेंस स्पीक्स, यहाँ उनका धैर्य, उनकी अंतरात्मा उनसे बात करती है, बोलती है। ऑफरिंग कंफर्ट एंड विजडम, फिर उससे उनको कंफर्ट आराम मिलती है और विजडम थोड़ी सी बुद्धिमानी भी मिलती है। हर आदमी चाहे वो स्कॉलर हो, फिलोसोफर हो, राइटर हो, कोई भी हो, वो सब अभी भी सीखते हैं पूरी ज़िंदगी अपने। शी एक्सप्लेन्स, वो अंतरात्मा, अब देखिए अगर धैर्य कहेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, ही, अंतरात्मा करें तो फिर शी सही बैठ रहा है। तो शी एक्सप्लेन्स दैट, वो अंतरात्मा उन्हें एक्सप्लेन करती है कि गॉड डज नॉट नीड मैंस वर्क, गॉड को मनुष्य के काम की ज़रूरत ही नहीं है और अचीवमेंट या किसी तरह के अचीवमेंट की। इंस्टेड, इसके बजाय द ग्रेटेस्ट सर्विस इज ओबीडियंस, सबसे बड़ी जो सर्विस है वो ओबीडियंस है, मतलब ईश्वर का कहना मानना हर हाल में। ह्यूमिलिटी एंड फेथ, ठीक है, ह्यूमिलिटी भी है, उसको बर्दाश्त करना है, फेथ और विश्वास बनाए रखना है, ये है। द फेमस फाइनल लाइन, जो फेमस फाइनल लाइन है ना, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी सेवा करते हैं जो सिर्फ अभी बारी के इंतजार में हैं और खड़े हुए हैं बेचारे सर झुकाए। रिवील्स, ये लाइन रिवील करती है कि इवन दोज हु कैन नॉट एक्ट, जो वो ऐसे लोग जो एक्ट नहीं कर पा रहे हैं आउटवर्डली, बाहरी तौर पर, स्टिल सर्व गॉड, वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं। थ्रो ट्रस्ट एंड एंड्योरेंस, थ्रो ट्रस्ट विश्वास के चलते, एंड्योरेंस और अपने बर्दाश्त करने के जरिए, मतलब उनको जो भी दुख मिला उसको बर्दाश्त करके। एंड्योरेंस मतलब अडिग होना है, स्थिर रहना है एक जगह पे, दृढ़ रहना। दस, इस प्रकार से द सोनेट फॉर्म मिरर्स मिल्टन्स मूवमेंट फ्रॉम स्ट्रगल टू रेजोल्यूशन, ये जो सोनेट फॉर्म है ये मिल्टन के स्ट्रगल टू रेजोल्यूशन को दिखाता है कि पहले स्ट्रगल संघर्ष में थे फिर उसका रेजोल्यूशन इनको मिल जाता है। द ऑक्टेव कैप्चर्स डाउट, इस ऑक्टेव में संदेह आता है। वाइल द सस्टेट प्रोवाइड्स स्पिरिचुअल क्लैरिटी, जबकि जो सस्टेट है वो इनको स्पिरिचुअल क्लैरिटी प्रदान करता है। मिल्टन शोज दैट ट्रू सर्विस लाइज नॉट इन एक्शन, मिल्टन ये भी बताते हैं कि जो ट्रू सर्विस है वो किसी तरह के काम में नहीं है, बट इन पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स विल, बल्कि ईश्वर की इच्छा को क्या करना है, स्वीकार करना है और पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, सब्र रखना है। तब आप समझिए कि उसके एक नंबर के बंदे हैं, उसके मानने वाले, ठीक है। बहुत गजब लिखी है ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस। 28 मिनट का वीडियो हो चुका है, 10 मिनट और लगेंगे, दोनों डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए, राइट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड राइमिंग पैटर्न ऑफ मिल्टन सोनेट्स विथ रेफरेंस टू ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, करें कि मिल्टन के सोनेट्स की राइमिंग पैटर्न और स्ट्रक्चर पर रोशनी डालिए या एक नोट लिखिए विथ रेफरेंस टू ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस का रेफरेंस देते हुए। आपको आवाज़ थोड़ी सी बदली लग रही होगी, तो थोड़ा सा जुकाम है सर्दी की वजह से, लेकिन क्योंकि अब आपके सिलेबस को तो नहीं छोड़ा जा सकता तो इसलिए लगे हुए हैं, तो उसको माइंड मत करिए, कंटेंट पे फोकस रखिए बस, ठीक है। चलिए, जॉन मिल्टन सोनेट्स, जॉन मिल्टन की जो सोनेट्स हैं स्पेशली ऑन हिज ब्लाइंडनेस, विशेष रूप से ऑन हिज ब्लाइंडनेस, फॉलो द पेट्रार्कन मॉडल, पेट्रार्कन मॉडल को फॉलो करती है। फिर से एक बार उसको अपन क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ऑक्टेव होता है पेट्रार्कन सोनेट में एक पहले, और फिर लास्ट में क्या आता है, सेस्टेट, ठीक, जिसमें 6 लाइन होती है, ऑक्टेव में 8 लाइन होती है। और ये जो छठवीं लाइन है इसी में आपका वोल्टा आता है, सॉरी सेस्टेट में वोल्टा आता है,
लाइन तो नावी नाइन्थ लाइन होगी, नाइन्थ लाइन, जबकि आठ खत्म हो गई होंगी, ऑक्टेव खत्म होगा, सेस्टेट शुरू होगा, तो नाइन्थ लाइन से वोल्टा। और वोल्टा क्या होता है? चेंज इन थॉट। कुछ भी संघर्ष चल रहा था पहले, या किसी तरह का दुख था, या किसी तरह की परेशानी थी, वो खत्म होती है, और वोल्टा जो है एक नई सोच लेकर के आता है, नई, उसके लिए क्या कहते हैं, उम्मीद लेकर के आता है वोल्टा। ठीक है। और एक और चीज़ हो सकती है, ना उम्मीदी भी हो सकती है। कैसे? अगर मान लो ऑक्टेव में बड़ा खुश है, अचानक वोल्टा आया फिर दुखी हो गया, तो दोनों बात है, उम्मीदी भी और ना उम्मीदी भी। ठीक है, चलिए ये पेट्रार्कन का ये ध्यान रखिएगा। अभी हम इसमें राइमिंग स्कीम भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बट रिवील यूनिक फीचर्स दैट क्रिटिक्स कॉल द मिल्टॉनिक सोनेट। लेकिन इसमें अपने ही तरह के यूनिक फीचर हैं जिसकी वजह से इसको मिल्टॉनिक सोनेट कहा जाता है। द ट्रेडिशनल पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव, बात कर चुके हैं अपन, विद द राइम स्कीम ए बी बी ए बी बी ए, और सेस्टेट होता है जिसकी विद फ्लेक्सिबल राइम स्कीम, जिसकी राइम फ्लेक्सिबल हो सकती है, जैसे सी डी ई हो सकती है, या सी डी सी और डी सी डी, इसी तरह का कुछ है तो वो भी हो सकती है। ठीक। अ डिस्टिंक्ट वोल्टा यानी टर्न इन थॉट यूजुअली अकर्स एट लाइन नंबर 9, मार्किंग अ शिफ्ट फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन। ठीक, प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ ये मार्किंग करता है कि बस प्रॉब्लम खत्म, सोल्यूशन ये लो तुरंत। मिल्टन अडॉप्ट्स दिस फॉर्म ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, विथ राइम स्कीम ए बी बी ए सी डी ई, इसी राइमिंग स्कीम के साथ इन्होंने अडॉप्ट किया, बट लेकिन ही इंट्रोड्यूस अ न्यू क्वालिटी, उन्होंने एक नया गुण जो है हमारे सामने रखा थ्रू हिज इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट क्या होता है इसको समझ लीजिए, इसको एक और फ्रेज में कहते हैं रन ऑन लाइन, यानी जो पूरा अर्थ है एक लाइन में नहीं खत्म होता है, बल्कि उस लाइन के बाद जंप करके दूसरी लाइन में भी पहुंच जाता है। जैसे आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसके स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा कि पूरा अर्थ जो एक लाइन में नहीं है, बल्कि वो दूसरी लाइन को मिला करके भी उसका जो है अर्थ पूरा कर रहा है। जैसे पहली लाइन थी आपकी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ माई डेज, तो एर उसी के साथ हो सकता था। ठीक है, और भी बहुत पूरी आपकी सोनेट में यही देखने को मिलेगा पैटर्न। तो इंजैम्पमेंट होता है रन ऑन लाइन, यानी अर्थ जो है वो चलता रहता है लाइन बाय लाइन, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन में भी वही शिफ्ट होगा। एक लाइन में पूरा अर्थ नहीं होगा, या एक कपलेट में पूरा अर्थ नहीं होगा, बल्कि वो लाइन बाय लाइन बढ़ता रहेगा एक साथ। एक वो आप कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाता है, बिल्कुल कसा हुआ आपस में, पूरे सोनेट की हर एक लाइन में आप अर्थ को बढ़िया से कंबाइन करके उन्हें जोड़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, ये इंजैम्पमेंट या रन ऑन लाइन कहलाता है। चलिए थोड़ी सफाई हो जाए। तो जो इनका इंजैम्पमेंट है, कैरिंग सेंस फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट रादर देन पुशिंग, तो अर्थ रुकता नहीं है कहीं पे, उस लाइन से दूसरी लाइन पे अर्थ जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। दिस क्रिएट्स अ मोर ऑर्गेनिक फ्लोइंग एंड मेडिटेटिव रिदम, इससे और ऑर्गेनिक और फ्लोइंग एंड मेडिटेटिव रिदम हमें महसूस होती है। अनलाइक द टाइटर स्ट्रक्चर ऑफ अर्लियर पेट्रार्कन सोनेट्स, करें कि अगर आप तुलना करेंगे पेट्रार्कन सोनेट के अर्लियर स्ट्रक्चर से, जो टाइट होता था ज़्यादा इनसे, मतलब बात वहीं पे एक लाइन में ख़त्म कर दीजिए, दूसरी लाइन में दूसरी बात, मतलब बात एक ही होगी लेकिन उसका दूसरा कोई मतलब, दूसरी कोई उसकी घटना या इवेंट। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। इन द ऑक्टेव मिल्टन लेमेंट्स हिज ब्लाइंडनेस, ऑक्टेव में वो लेमेंट करते हैं ब्लाइंडनेस पर, फियरिंग द लॉस ऑफ हिज वन टैलेंट, अपने वन टैलेंट को खो देने की वजह से, टू सर्व गॉड, ईश्वर की सेवा करने के लिए। द वोल्टा अराइव्स इन द सेस्टेट, फिर वोल्टा सेस्टेट में आता है, विद द वॉइस ऑफ पेशेंस, अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में, विच काम्स हिज डाउट्स, जो उसके मिल्टन के संदेहों शक को काम करता, शांत करता, बाई रिमाइंडिंग हिम दैट, उनको ये रिमाइंड कराते हुए कि ट्रू सर्विस लाइज इन ओबीडियंस एंड फेथ, कि असली जो सर्विस है ना वो ओबीडियंस पर है और आपके विश्वास पर है। नॉट इन ग्रेट आउटवर्ड डीड्स, बल्कि कोई बहुत भारी भरकम काम पर नहीं है कि आप भारी भरकम काम करेंगे तभी इनाम मिलेगा ना।
द पोएम एंड्स विद द मेमोरेबल लाइन, फिर वो पोएम ख़त्म होती है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी काम करने को तैयार हैं जो सर झुकाए खड़े हैं। या जैसा कि पहले आंसर में अपन डिस्कस किए कि जो लोग बाहरी तौर पर काम नहीं करते हैं बल्कि गॉड की ओबीडियंस करते हैं, उस पर फेथ रखते हैं, उसके द्वारा दिए गए दुखों को बियर करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं उसकी नज़रों में। काम की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे फरिश्ते और एंजल्स मौजूद हैं कि चुटकी बजाते वो वह चुटकी बजाने से पहले काम कर देते हैं। ये अच्छी बात आई है दिमाग में, चुटकी बजने का भी टाइम नहीं, उससे पहले हो जाएगा। 10 इस प्रकार से मिल्टन सोनेट्स प्रिजर्व द पेट्रार्कन फ्रेमवर्क, मिल्टन की सोनेट ने पेट्रार्कन फ्रेमवर्क को बनाए रखा है, संरक्षित रखा है, बट लेकिन ट्रांसफॉर्म इट विथ ग्रेटर यूनिटी ऑफ थॉट, उसको ट्रांसफॉर्म किया है ग्रेटर यूनिटी ऑफ थॉट, और महान यूनिटी ऑफ थॉट के साथ, सीरियसनेस के साथ, फ्रीडम के साथ, मेकिंग हिज वॉइस डिस्टिंक्टली मिल्टोनिक, अपनी आवाज़ को मिल्टोनिक बनाते हुए। बिल्कुल सही, बहुत सही बात है। चलिए दूसरा भी हम निपटा लिए, तीसरे में आ जाइए, ये लास्ट होगा आपका। हाईलाइट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्टन्स पोइट्री, मिल्टन की पोइट्री की चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए। चलिए बताते हैं। देखिए सेशन अच्छा लगे तो लाइक तो भाई कर ही लेंगे अपन, और शेयर भी कर देंगे ताकि नए लोग और जुड़ जाएं, चैनल भी जल्दी से काफ़ी लोगों तक पहुंचे, जल्दी से ग्रो हो जाए और ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो जाए, और बदले में हमें भी लाभ हो जाए। म्यूचुअल है, देखिए खाली आपका लाभ नहीं है, हमारा भी फायदा उसमें छुपा हुआ है। चलिए, जॉन मिल्टन द ग्रेटेस्ट पोएट आफ्टर शेक्सपियर, शेक्सपियर के बाद सबसे महान कवि। एक बहस की बात हो सकती है कि शेक्सपियर महान है या जॉन मिल्टन, तो दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब थोड़ा गहराई से देखेंगे ना तो जो शेक्सपियरियन एरा था वो एक ऐसा एरा था कि जहाँ पर शेक्सपियर को पूरी तरह से आज़ादी थी। गोल्डन एज एक तो वो कहलाता है, रेनेसां जब शेक्सपियर थे, रेनेसां आपके एलिजाबेथान दौर में, ठीक है ना। लेकिन जब आप जॉन मिल्टन की तरफ देखते हैं, इनकी एज की तरफ, जो कि आपका जैकोबियन है और आपका कैरोलिन पीरियड भी है, रेस्टोरेशन पीरियड भी है, कई एक पीरियड में रहे हैं ये, है ना। क्योंकि 1603 से 1625 तक आपका जैकोबियन रहा, फिर 1625 से शायद 49 तक, या अगर आप सिविल वॉर को हटा दीजिए तो 42 तक क्या रहा, कैरोलिन, और फिर 49 से लेकर के 1649 से 1660 तक क्या रहा, कॉमनवेल्थ या प्यूरिटन इंटीग्रम रहा, और फिर 1660 से 1700 तक क्या रहा, रेस्टोरेशन। तो उन्होंने उस रेस्टोरेशन में भी लिखा है, कैरोलिन पीरियड में भी लिखा है, और आपके प्यूरिटन इंटीग्रम यानी कॉमनवेल्थ के दौर में भी लिखा है, और जैकोबियन टाइम में भी लिखा है ना। सभी एजेस जो हैं ये बड़ी उथल पुथल से भरी हुई थी। एक तो देखिए उथल पुथल से भरी थी जब ये पूरे यूरोप के टूर पे थे, 2 साल के लिए निकले थे, लेकिन बीच में छोड़ के आ गए थे क्योंकि यहाँ सिविल वॉर शुरू हो गया था। उसके बाद यहाँ है 2-3 साल, बड़ी स्टडी करी अंधेरे में, रात के अंधेरे में और लैंप या रोशनी में लालटेन की, अंधे भी हो गए। उसके बाद भी इन्होंने देश के लिए लिखना और लोगों के लिए लिखना जारी रखा। तो इनका कंट्रीब्यूशन या इनका बलिदान कहिए, बलिदान जो है वो ज़्यादा बड़ा है शेक्सपियर की तुलना में। अब महान कौन है ये तो जो क्रिटिक्स हैं, जो महान राइटर्स स्कॉलर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के ये समझने के लिए ये बात हो सकती है कि मिल्टन ज़्यादा जो है बलिदान दिया, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस दिए। चलिए, अच्छा मिल्टन को देखिए लेडी ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता था, कुछ पॉइंट धीरे धीरे आते हैं दिमाग में, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उनकी अपीयरेंस की वजह से, ओवल फेस था, बाल भी लड़कियों के जैसे थे, तो इसलिए उनको, अच्छा आंखें भी कैसी थी इनकी, शायद ब्राउन थी, तो ब्राउन या ब्लैक, वो देख लीजिएगा, तो इसलिए उनको लेडी क्राइस्ट भी कहा जाता था। चलिए, स्टैंड्स आउट फॉर द यूनियन ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये स्टैंड आउट, ये अपने आप को सामने लेकर के आते हैं, फॉर द यूनियन ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर और क्रिएटिव इमेजिनेशन के मेल जोल के साथ में। हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट्स, इनकी पोइट्री रिफ्लेक्ट करती है क्या, ए मैजेस्टिक विजन, एक बड़ा शानदार दृश्य, डीप मोरलिटी, एक गहरी नैतिकता, आर्टिस्टिक परफेक्शन को, मेकिंग हिम, ये सब इसे मिल्टन को बनाते हैं वन ऑफ द सुप्रीम फिगर्स इन इंग्लिश लिटरेचर,
इंग्लिश लिटरेचर में वन ऑफ द सुप्रीम फिगर्स, बहुत बड़ी बात है, और हैं भी, ये डिजर्व करते हैं। अ चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिल्टन्स पोइट्री इज सब्लिमिटी। सब्लिमिटी जो है इनकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक थी। टू मिल्टन पोइट्री वॉज नॉट अ पास टाइम, वो कोई टाइम पास करने की चीज़ नहीं थी, बट अ सेक्रेड वोकेशन, बल्कि एक सेक्रेड पवित्र छुट्टियों की तरह थी, है ना। हिज वर्क्स लाइक पैराडाइज लॉस्ट, उनके जो वर्क हैं जैसे पैराडाइज लॉस्ट है, एम्बॉडी ग्रैंडियोर ऑफ थॉट, वो ग्रैंडियोर ऑफ थॉट हमारे विचारों की महानता को बताती है। एंड एलिवेशन ऑफ स्टाइल, उनकी, हमारी नहीं भाई, एलिवेशन ऑफ स्टाइल उनकी ग्रांड स्टाइल के बारे में बताती है। इंस्पायरिंग एंड इनोबलिंग रीडर्स, और जो उनके रीडर्स को इंस्पायर भी करती है, इनोबल भी करती है, यानी उनको प्रेरणा भी देती है और उनको कुछ कर गुजरने के लिए तैयार भी करती है, और उनको वो महसूस कराते हैं जो लिखते हैं कि वाकई में ये कुछ है कि जो हमारे अंदर उतर रहा है, उतरना चाह रहा है। मिल्टन ऑल्सो possessed a profound love of beauty। मिल्टन ऑल्सो possessed, मिल्टन a profound love of beauty भी रखते थे अपने अंदर। विजिबल, जो दिखाई देती है हमें इन एल एलेग्रो, एल एलेग्रो में। ये दो इनकी जुड़वा पोयम थी। एल एलेग्रो इसका मतलब होता है हैप्पी मैन, और एक थी इल पेंसरोसो जिसका मतलब होता है पेंसिव या सीरियस मैन। इल पेंसरोसो, आई एल, ठीक है। एंड लाइसिडस, लाइसिडस में आपको दिखाई देगा जो एक पेस्टोरल एलेजी है जो इन्होंने 1637 में लिखी थी, 1637, ठीक। किसकी ये लेमेंट, किसकी डेथ पे लेमेंट किया था? एडवर्ड किंग की। फॉर हिम ब्यूटी एग्जिस्टेड नॉट ओनली इन नेचर, उनके अगर आप विचार देखेंगे तो ब्यूटी नॉट एग्जिस्टेड ओनली इन नेचर, सिर्फ नेचर में नहीं बट ऑल्सो इन वर्च्यू, हमारे गुणों में भी है। राइटियसनेस, हमारे राइटियसनेस अच्छाई पर है। एज रिफ्लेक्टेड इन कॉमर्स एंड लेटर एपिक्स, जैसा कि कॉमर्स जो कि एक मास्क है उसमें दिखाई देती है, एंड लेटर एपिक्स और बाद के महाकाव्य। पैराडाइज लॉस्ट की तरफ शायद इशारा है। या आपकी सैमसन एगनिस्टिस भी इन्होंने लिखी है, और पैराडाइज डी गेन भी। अच्छा, अगला देखिए क्या है। अनादर ट्रेट इज प्यूरिटनिज्म। प्यूरिटनिज्म एक उनका एक और गुण है। प्यूरिटनिज्म का क्या मतलब है? प्यूरिटन मतलब जो प्योरिटी को पसंद करते हैं, नो मिक्सअप विथ रिलीजियन, यानी सच है तो सच को सच की तरह पेश किया जाए, झूठ है तो वैसे ही, रिलीजियन है तो रिलीजियन की तरह, है ना। उसमें किसी तरह का मिक्सअप, किसी भी तरह का मिक्सअप किसी चीज़ में इनको पसंद नहीं था। ये फुल ऑफ प्योरिटी लोग थे। हिज पोइट्री इज इन्फ्यूज्ड विथ रिलीजियस अर्नेस्टनेस, उनकी जो पोइट्री है वो इन्फ्यूज्ड विथ, उसमें मौजूद है रिलीजियस अर्नेस्टनेस भी है, एंड बिब्लिकल थीम्स भी आपको देखने को मिलेंगी, एज सीन इन पैराडाइज लॉस्ट। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में क्या थीम है उसकी? मिल्टन कहते हैं जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है पैराडाइज लॉस्ट की, जो उसकी पूरी थीम को बताती है। पैराडाइज रीगेन में भी यही है, एंड सैमसन एगनिस्टिस में भी, ठीक है। बिब्लिकल थीम आपको देखने को मिलेगी। मिल्टन्स क्लासिसिज्म इज इक्वली स्ट्राइकिंग। अगले ट्रेट क्या है, अगला गुण क्या है? उनका जो क्लासिसिज्म है ना, इक्वली स्ट्राइकिंग, वो भी बिल्कुल महानतम में से है। अ मास्टर ऑफ ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर, ये ग्रीक और लैटिन लिटरेचर के एक मास्टर की तरह थे। ही एम्प्लॉयड क्लासिकल फॉर्म्स, वो क्लासिकल फॉर्म को एम्प्लॉय करते थे अपने वर्क में, अलूजन्स को भी यानी रेफरेंसेस को, एंड एपिक, और एपिक को भी, एपिक सिमिलीज, एपिक सिमिलीज को, गिविंग हिज वर्क्स अ टाइमलेस क्वालिटी, जो अपने काम को वो इनके जरिए टाइमलेस, एक समयहीन क्वालिटी गुण देते थे। मतलब वो गुण या वो क्वालिटी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, जब तक दुनिया है वो उन्हें जाना जाएगा, उन्हें पहचाना जाएगा। हिज पोइटिक आर्ट एंड स्टाइल रिवील परफेक्शन, उनका जो पोइटिक आर्ट और स्टाइल है वो रिवील परफेक्शन, परफेक्शन को रिवील करता है, कंपैक्टनेस को, ग्रैंडियोर को। वाइल हिज वर्सिफिकेशन, जबकि जो उनका वर्सिफिकेशन है ना, स्पेशली हिज मास्टरी ऑफ ब्लैंक वर्स, और विशेष रूप से कहिए कि जो उनको ब्लैंक वर्स पे मास्टरी हासिल थी, अर्नड हिम अर्नड हिम द टाइटल ऑफ गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड।
उसने उनको इस काबिल भी कर दिया कि एक बड़े अच्छे ऑथर हैं, पोएट, जिन्होंने उनको कहा है और गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये किसने कहा है आप कमेंट में बताइएगा, मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इतनी मास्टरी थी उनको कि गॉड गिफ्टेड कहा गया उनको, कि जो भी है इनके पास गॉड गिफ्टेड है। दस इस प्रकार से मिल्टन्स पोइट्री, मिल्टन मिल्टन की जो पोइट्री है यूनाइट्स, वो यूनाइट करती है मेजेस्टी को, ब्यूटी को, रिलीजियन को और क्लासिकल ग्रेस को भी, मेकिंग हिम, उन्हें ये बनाती हैं ट्रू एपिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का ट्रू एपिक पोएट। बहुत सारे आपको ऐसे इनके लिए टाइटल यूज किए हुए मिल जाएंगे। तो वन ऑफ द थे भाई, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, बहुत बड़ी हस्ती थे जॉन मिल्टन। ठीक है, उन्होंने हर फील्ड में लिखा कि जहाँ भी इनको लगा कि कुछ बुरा हो रहा है तो तुरंत इनकी कलम चलिए, कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो लाइसेंसिंग एक्ट हो, एजुकेशन के खिलाफ हो तो इन्होंने ऑफ एजुकेशन भी एक वर्क लिखा है, बहुत सारे पम्फलेट लिखे हैं, बहुत कुछ। ठीक है भाई, तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसकी पीडीएफ पहुंचाई जा चुकी है टेलीग्राम में, पहले उसको पढ़िए और उसके बाद में आकर के वीडियो को देख लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो तैयारी करते रहिए, कुछ अगर मुश्किल दिखे किसी तरह की किसी टॉपिक पर तो तुरंत कमेंट करिए या टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। आपके जो भी परेशानी होगी या जो भी इश्यू होगा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।